दोस्तों, हमारी आज की इस घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले बीकानेर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है केसर और उसी गांव में रहने वाला नागेश कुमार के पास अपनी 26 एकड़ जमीन होती है। पैसा होता है, रुतबा होता है, मान मर्यादा और इज्जत सब कुछ उसके पास होता है। नागेश जो था वो इस गांव के गरीब लोगों की हमेशा ही मदद किया करता था और जिसकी वजह से गांव के गरीब लोग जो थे वो भी नागेश की खूब इज्जत किया करते थे। अब नागेश के परिवार में इसका इकलौता बेटा होता है जिसका नाम तरुण होता है। तरुण भी जो था वो बहुत मेहनती लड़का होता है। तरुण जो था वो अक्सर ही अपने पिता की खेती किसानी के काम किया करता था। तरुण भी बहुत अच्छे खासे मेहनत करके अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। अब तरुण की शादी जो है वो 8 साल पहले संजना नाम की लड़की के साथ हुई थी, लेकिन तरुण और संजना को अब तक कोई अपनी औलाद नहीं हुई थी और जिसकी वजह से पति पत्नी जो थे वो काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे, उदास भी रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी उदासी और परेशानी के कारण खुद नागेश कुमार होता है। नागेश कुमार जो था वो अक्सर ही अपने बेटे तरुण से कहा करता था कि बेटा, घर में कोई वारिस तो जरूर होना चाहिए। अगर वारिस नहीं होगा तो फिर इतनी बड़ी जमीन जायदाद को आगे कौन संभालेगा। और इस तरह से बेटा तरुण जो है वो अपने पिता नागेश से हमेशा एक ही बात कहा करता था कि पिताजी, हम दोनों मिलकर के कोशिश करते हैं, लेकिन ये बात फिर भी हमारे बस में तो है नहीं। अब जिस दिन भगवान की इच्छा होगी तब वो जरूर ही हमें हमारे घर का वारिस दे देंगे। और इसी बात को लेकर के पिता और बेटे के बीच में विवाद हो जाया करता था। कभी कभी तो पति पत्नी के बीच भी इस बात को लेकर के झगड़ा हो जाया करता था। इस तरीके से अब कोई भी ऐसा दिन नहीं गुजरता था जिस दिन बच्चे को लेकर के इनके परिवार में कोई झगड़ा ना होता हो। और कुछ दिनों का वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 5 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा। संजना जो थी वो अपने घर में उस वक्त बिल्कुल अकेली थी। ना तो घर में उसका पति होता है और ना ही घर में कोई उसका ससुर होता है। उसी समय घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है और फिर जाकर के संजना जो है वो घर का दरवाजा खोलती है। संजना देखती है कि उसके सामने शंकर खड़ा होता है। शंकर दोस्तों एक ऐसा लड़का होता है जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखा करता था। वो नाड़े का ढीला लड़का था, लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। और जैसे ही शंकर की नजर इस महिला पर पड़ती है, इसकी खूबसूरती और सुंदरता पर पड़ती है, तो फिर शंकर जो है वो इस महिला संजना को ऊपर से नीचे तक निहारना शुरू कर देता है। इसके बाद जो शंकर होता है वो इस महिला संजना से कहने लगता है कि मेरा दोस्त जो है वो आजकल कहाँ रहता है। तभी संजना कहती है कि वो तो बाहर गए हुए हैं। और इस तरह से अब दोस्तों ये जो महिला संजना होती है वो इस लड़के शंकर को अपने घर के अंदर बुला लेती है और फिर इस तरह से अब ये दोनों जो है वो बातचीत कर रहे होते हैं। और उसी समय शंकर का दोस्त जो तरुण होता है वो भी अब अपने घर लौट कर के आ जाता है और इस तरह से तरुण जो है वो अपने दोस्त शंकर से मिलता है और शंकर का हालचाल पूछने लगता है। अब तरुण जो है वो अपने दोस्त शंकर से कहने लगता है कि चलो हम खेत में चलते हैं। और फिर उसके बाद दोनों ही दोस्त जो है वो मोटरसाइकिल के माध्यम से खेत में चले जाते हैं। खेत में जाने के बाद दोनों दोस्त जो है वो बैठ करके बात करने शुरू कर देते हैं और उसी समय तरुण अपने दोस्त शंकर से कहने लगता है कि शंकर, आजकल मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा हूँ। मेरा पिता जो नागेश है वो तो मुझे हर समय ताने ही मारते रहते हैं। वो कहते हैं कि जल्द से जल्द मुझे कोई वारिस चाहिए, लेकिन मैं वारिस कैसे दे सकता हूँ। इस तरीके से शंकर जो है वो अपने दोस्त से तभी कहने लगता है कि किसी अच्छे से हॉस्पिटल में जाकर के चेक कराओ, अपना मेडिकल चेकअप पूरी तरह से कराओ। और उसी समय जो तरुण होता है वो अपने दोस्त शंकर से कहता है कि देखो, पिछले हफ्ते मैं एक हॉस्पिटल में गया हुआ था। वहां पर डॉक्टरों ने मेरा अच्छी तरह से इलाज भी किया था, चेकअप भी किया था। डॉक्टरों ने बोला है कि मैं कभी भी भविष्य में पिता नहीं बन सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर बहुत बड़ी कमी है। लेकिन ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताई है, अपने परिवार वालों तक को मैंने कभी नहीं बताया। अब ऐसी ऐसी बातें जब दोनों दोस्तों के बीच हो रही होती है तो फिर उसी समय गांव की एक बड़ी ही खूबसूरत विधवा महिला जिसका नाम कल्याणी होता है वो वहां पर आ जाती है। कल्याणी जो थी वो एक ऐसी महिला थी जिसका चाल चलन चरित्र जो था वो कुछ ठीक नहीं होता है। वो हमेशा ही अमीर लोगों को ठगने का काम किया करती थी, उसके लिए प्रयास में लगी रहती थी। अब कल्याणी की नजर जैसे इस तरुण पर पड़ती है तो फिर वो तरुण के पास आ जाती है और तरुण से कहने लगती है कि तरुण, मुझे 2000 रुपए की सख्त जरूरत है क्योंकि मेरे घर का जो राशन है वो खत्म हो चुका है। अब तरुण जो है वो साफ साफ मना कर देता है। अब जैसे ही तरुण मना कर देता है तो फिर वहां पर उसके साथ शंकर भी बैठा हुआ था। इसके बाद ये विधवा महिला शंकर से कहने लग जाती है कि अगर शंकर तुम्हारे पास 2000 रुपए हो तो तुम ही मुझे दे दो, मुझे भले ब्याज पर ही दे दो, मैं अगले महीने तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। लेकिन जो शंकर था वो नाड़े का ढीला व्यक्ति होता है, वो लंगोट का ढीला व्यक्ति होता है। शंकर जो है वो इस महिला कल्याणी से कहने लग जाता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा। अब जैसे ही ये महिला कल्याणी से कही जाती है तो कल्याणी भी से 4 कदम आगे निकलती है। वो महिला उससे कहने लगती है कि खेत में जाना कौन सी बहुत बड़ी बात है, लेकिन हाँ, तुम्हें पहले मुझे पैसे देने पड़ेंगे और फिर जाकर मैं तुम्हारे साथ कहीं खेत में जाऊंगी। और इस तरह से शंकर जो है वो उसी समय अपने जेब से 2000 रुपए निकालता है और इस महिला कल्याणी को दे देता है और फिर कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ खेत में चलना पड़ेगा।
इसके बाद शंकर जो होता है वो इस महिला कल्याणी को लेकर के पास के ही खेत के अंदर चला जाता है और फिर खेत के अंदर जाने के बाद अब इन दोनों की रजामंदी से इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। शंकर और कल्याणी जो थे वो दोनों मिलकर के इस गलत काम को तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि दोनों का मन खुश नहीं हो जाता है, जब तक कि दोनों की मन की अरमान पूरे नहीं हो जाते हैं। और फिर जैसे ही दोनों सारा काम कर लेते हैं, दोनों जब खुश हो जाते हैं तो फिर शंकर उसे कहने लगता है कि अब तो मेरा जब भी मन करे या तुम्हारा जब भी मन करे तो मेरे पास खेत में आ जाना और फिर मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही वक्त गुजारूंगा और तुम्हें पैसे भी दिया करूंगा। और इस तरह से अब इस काम को खत्म करने के बाद शंकर और कल्याणी जो थे वो इस खेत से बाहर निकल जाते हैं। अब जैसे ही शंकर और कल्याणी खेत से बाहर निकलते हैं तो फिर ये दोनों ही तरुण के पास चले जाते हैं और फिर जो शंकर होता है वो अपने दोस्त तरुण से कहने लगता है कि देख तरुण, अगर तुम्हें भी इस महिला कल्याणी के साथ मजे करने हैं तो तुम भी इसके साथ खेत में बिल्कुल जा सकते हो। लेकिन दोस्तों तभी वहां पर शंकर कहने लग जाता है कि मेरे इन कामों में कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं रहता है। अब जैसे ये बात कही जाती है तो जो कल्याणी होती है वो उसी समय तरुण से कहने लगती है कि तरुण, जो बात तेरे दोस्त शंकर में है वो तुझमें वैसे भी नहीं है। अब जो शंकर होता है, शंकर मुझसे तो काफी ज्यादा प्यार करता है लेकिन तुम प्यार करने वाले में से हो नहीं। तुम्हारी शादी को भी 8 साल का समय बीत चुका है और तुमने अभी तक एक चिड़िया का बच्चा तक पैदा नहीं किया है। और इस तरह की जैसी ही बात कही जाती है तो फिर यहाँ पर इस लड़के तरुण को गुस्सा आ जाता है। तरुण जो है वो उसे धमकाना शुरू कर देता है, डांटना शुरू कर देता है, लेकिन कल्याणी जो है वो रुकती नहीं है। कल्याणी कहने लगती है कि तुम एक नामर्द आदमी हो और तुमने आज तक अपनी पत्नी को ही कोई बच्चा नहीं दिया है तो तुम मुझे कैसे खुश कर सकोगे। इस तरीके से अब तरुण को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और तरुण जो है वो देखते ही देखते इस महिला कल्याणी के गाल पर तमाचा जड़ देता है और फिर जैसे ही कल्याणी को थप्पड़ मारा जाता है तो कल्याणी जो है वो वहां पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। वहां पर कुछ किसान लोगों को भी वो इकट्ठा कर लेती है और जैसे ही किसान इन दोनों तीनों के पास पहुंचते हैं तो फिर वो किसान जो है वो पूछने लगते हैं कि कल्याणी बात क्या है, तुम जो है क्यों चीख चिल्ला रही हो। और तभी जो कल्याणी होती है वो उसी समय कहती है कि इस तरुण ने मेरे गाल पर तमाचा मारा है। तभी किसान लोग पूछने लगते हैं कि तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा गया है। और फिर इसके बाद जो कल्याणी होती है वो इन लोगों से कहने लगती है कि जब एक नामर्द आदमी हो तो उसको नामर्द ही कहा जाता है और मैंने इसे यही शब्द बोल दिया है और बस इसी वजह से इसने मुझे थप्पड़ मार दिया है। अब जैसे ही इन सब के बीच में वो सब बातें चल ही रही थी तो उसी समय तरुण के पिता नागेश जो है वो भी वहां पर आ जाता है। नागेश देखता है कि वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो रखी थी। नागेश उस भीड़ के पास जाता है और देखता है कि जो कल्याणी है वो इसके बेटे तरुण के साथ झगड़ा कर रही होती है। अब नागेश जो है वो कल्याणी से पूछने लग जाता है कि तुम मेरे बेटे के साथ ऐसे झगड़ा क्यों कर रही हो। तभी जो कल्याणी होती है वो कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा है। और तभी नागेश पूछने लग जाता है कि मेरे बेटे ने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा। तभी जो कल्याणी होती है वो कहती है कि जब तुम्हारा बेटा नामर्द है और मैंने उसे एक बार बोल दिया तो फिर इसमें बुराई क्या है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर नागेश जो है वो अपने बेटे तरुण को डांट फटकारना शुरू कर देता है, उसे गालियां देना शुरू कर देता है। नागेश भी अपने बेटे तरुण से कहने लग जाता है कि जब तुम ऐसे हो व्यक्ति तो फिर अगर इसने तुम्हें कह भी दिया तो इसमें क्या बुराई वाली बात है। अब ये बात जो है वो बेटे तरुण के मन को चोट पहुंचा जाती है। ये सारी बातें जो है वो तरुण के दिल में घर कर जाती हैं। लेकिन दोस्तों तरुण का पिता जो है नागेश होता है वो यहीं पर नहीं रुकता है। नागेश अपने बेटे तरुण से कहता है कि तरुण देखो, तुम्हारी शादी को वैसे भी 8 साल का समय बीत चुका है और तुमने अभी तक एक चिड़िया के बच्चा तक पैदा नहीं किया है। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो फिर ये सारी बातें जो थी वो बेटों के दिलो दिमाग में जाकर के बैठ जाती है। तरुण वहां पर सभी लोगों के बीच में शर्मिंदा हो जाता है। अब तरुण जो है वो एक बहुत बड़ा कांड करने वाला होता है और इस कांड की गूंज जो थी वो पूरे गांव में गूंजने वाली होती है। इस तरीके से दोस्तों अब जो नागेश होता है जैसे तैसे करके वो उस महिला कल्याणी को कुछ पैसे दे करके मामले को रफा दफा करवा देता है। सारे मौजूद लोग भी बीच बचाव करा देते हैं और इस तरह से ये मामला जो है वो शांत पड़ जाता है। आखिरकार अब शाम का वक्त हो जाता है और शाम के समय ये लड़का तरुण जो है वो अपने घर में बैठा हुआ था और उसी समय नागेश भी अपने घर पर आता है। लेकिन दोस्तों जो तरुण होता है वो अपने पिता नागेश से बात तक नहीं करता है और इस तरह से अब जो नागेश होता है वो अपने बेटे से कहने लग जाता है कि बेटा कल सुबह तुम्हें खेतों में पानी देने के लिए जाना होगा, याद रखना सारी फसलें वैसे भी सूखी पड़ी हुई हैं। लेकिन उसी समय बेटा जो तरुण होता है वो अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी आज से मैं खेत में काम करने के लिए नहीं जाऊंगा, मैंने सब कुछ करना छोड़ दिया है। अब जैसे ही ये बात उसका पिता सुनता है तो पिता को भी गुस्सा आ जाता है। पिता उसका कहने लगता है कि अगर तुमने काम को छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं कोई अच्छा सा नौकर ही देख लूंगा और वो नौकर ही मेरे खेत में सारे काम काज कर देगा, ऐसा थोड़ी ना कि मेरा काम रुक जाएगा। और इस तरह से ये बात आई गई हो जाती है। 2-4 दिनों का वक्त गुजर जाता है और फिर एक तारीख आ जाती है 15 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। नागेश जो है वो फिर से अपने बेटे के पास आता है और बेटे से कहने लगता है कि बेटा जो बात बीत गई है उसे भूला दो,
तुम खेत में जाकर काम करना शुरू कर दो। लेकिन दोस्तों जो बेटा तरुण होता है वो अपनी पिता की सारी बातों को एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकाल देता है। तरुण जो है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि उसके पिता ने ही उसे नामर्द कहा है। गांव के सभी लोग उसको यही बोलते हैं और इस शब्द से अब उसे दूर करना है, उसे कहीं से भी करना का हटाना है अपने नाम से। अब एक दिन ऐसा भी आएगा कि गांव के सभी लोग और मेरे पिता मुझे मर्द कहेंगे। और ऐसे ऐसे ख्याल उस लड़के के मन में आना शुरू हो गए थे और इस तरह से अब तरुण जो था वो अपने पिता को खेत में जाने से साफ साफ मना कर देता है। और थक हार करके जो पिता नागेश होता है वो गांव के ही एक लड़के पास जाता है, जिस लड़के का नाम दीपक होता है। दीपक जो कि देखने में काफी ज्यादा हैंडसम नौजवान 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान जैसा लड़का होता है। दीपक जो था वो हमेशा ही जमींदारों के खेत में नौकरी किया करता था और जैसे ही नागेश दीपक के पास चला जाता है तो फिर वो दीपक से कहता है कि दीपक तुम मेरे खेतों में कामकाज करना शुरू कर दो, मैं तुम्हें महीने के 15,000 रुपए दे दिया करूंगा। अब जैसे ही दीपक से ये बात कही जाती है तो दीपक को भी काम की जरूरत थी। दीपक जो है वो तुरंत मान जाता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं आपके खेत में काम करने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से नागेश अब इस लड़के दीपक को अपने खेतों के काम काज के लिए नौकरी पर रख लेता है। दीपक जो था वो हर रोज खेत में काम करने के लिए भी जाया करता था और फिर खेत के काम खत्म करने के बाद वो घर के भी कुछ काम कर दिया करता था। लेकिन दोस्तों दीपक एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं का बहुत शौकीन था, औरतों का बहुत शौकीन था। दीपक जो था वो अक्सर ही तरुण की पत्नी संजना की तरफ अजीब ही नजरों से देखा करता था, क्योंकि दीपक को संजना की खूबसूरती जो थी वो काफी पसंद आ गई थी। लेकिन ये बात अभी तक किसी को पता नहीं होती है। दूसरी तरफ लड़का जो तरुण होता है वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि कुछ न कुछ उसे अपनी समस्या का समाधान तो करना ही पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा सा वक्त गुजर जाने के बाद एक तारीख आ जाती है, 25 जनवरी 2026 का दिन। सुबह के करीब 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। दीपक जो था वो खेत में से काम करके अब तरुण के घर पर लौट कर आया था। तरुण उसी समय दीपक से कहने लगता है कि दीपक मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो चलो खेत में फिर से वापस चलते हैं। और इस तरह से अब लड़का तरुण जो है वो अपने नौकर दीपक को लेकर के खेत में चला जाता है और फिर खेत में जाने के बाद वो अपने नौकर दीपक से कहने लगता है कि देखो दीपक, तुम्हें मेरे लिए एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। दीपक पूछने लग जाता है कि ऐसा कौन सा जरूरी काम करना है। और तभी तरुण कहता है कि देखो तुम्हारे घर में वैसे भी बहुत गरीबी है और मैं तुम्हारी गरीबी को दूर कर सकता हूँ। लेकिन ये बात जो थी वो दीपक के समझ से बाहर थी और उसी समय तरुण जो है वो साफ साफ शब्दों में कहना लग जाता है कि देखो मेरे घर में मेरी पत्नी संजना है और मैं खुद भी रहता हूँ, लेकिन अभी तक हम दोनों को कोई संतान नहीं हुई है और मैं चाहता हूँ कि तुम जो है वो मेरी पत्नी को कोई अच्छा सा बच्चा दे दो। अब जैसे ही ये बात कही जाती है तो दीपक वहां पर बिल्कुल ही चुपचाप सा खड़ा रह जाता है, लेकिन तरुण जो था वो इसकी चुप्पी को समझ गया था। तरुण कहने लगता है कि इस काम के लिए मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन ये बात कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब जैसे ही 5 लाख रुपए की बात कही जाती है तो फिर दीपक तुरंत मान जाता है। दीपक जो है वो मन में सोचने लग जाता है कि उसे 5 लाख रुपए भी मिलेंगे और उसकी पत्नी के साथ भी समय भी बिताएगा और इस तरह से उन दोनों का प्लान बनकर के तैयार हो जाता है। अब शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही तरुण अपने घर पर आता है तो पत्नी से मिलकर के संजना से कहने लगता है कि संजना तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। संजना उससे पूछने लग जाती है कि ऐसा कौन सा काम करना है। और तभी दोस्तों जो तरुण होता है वो अपनी पत्नी संजना से कहता है कि तुम्हें हमारे नौकर दीपक के साथ रातें गुजारनी पड़ेगी। अब जैसे ये बात संजना सुनती है तो संजना के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। संजना जो है वो साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि मैं ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। लेकिन संजना का पति तरुण जो है वो संजना को समझाने लग जाता है, कहने लग जाता है कि देखो गांव के जो बाकी लोग हैं, यहाँ तक कि जो मेरे पिता है वो भी मुझे नामर्द समझते हैं और इस सब से मुझे अब ये सब जहर, ये जो शब्द है वो मेरे लिए जहर है और इस सब से मैं मरना नहीं चाहता हूँ। और इस तरीके से वो अपनी पत्नी को समझाना शुरू कर देता है, लेकिन फिर भी संजना नहीं मानती है। और फिर इसके बाद तरुण अपनी पत्नी संजना से साफ साफ कह देता है कि अगर तुमने ये काम नहीं किया तो फिर एक दिन मैं जहर खा करके इस दुनिया से चला जाऊंगा। और फिर इस तरीके से जैसे तैसे करके तरुण अपनी पत्नी संजना को मनाने में कामयाब हो जाता है और इस तरीके से अब रात हो जाती है और रात के तकरीबन 9 बजे के आसपास का वक्त हो गया था। घर में सिर्फ उस वक्त तरुण होता है और तरुण की पत्नी संजना मौजूद थी। और उसी समय तरुण जो है वो अपने नौकर दीपक के पास फोन करता है और दीपक से कहता है कि तुम रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास मेरे घर पर आ जाना। इस तरीके से जैसे ही दीपक से ये बात कही जाती है तो फिर अब रात हो चुकी होती है और रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास ये दीपक नाम का नौकर अपने घर से बाहर निकलता है और फिर सीधे ही तरुण के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है और तरुण जो है वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और फिर इस लड़के दीपक को लेकर के अपने घर के अंदर चला जाता है। और फिर वो दीपक से कहने लगता है कि जो मेरी पत्नी संजना है वो फिलहाल कमरे के अंदर बैठी है, तो तुम जाकर के कमरे में जा सकते हो। और इस तरह से दीपक जो है वो उसके पत्नी के कमरे में चला जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद जो संजना है वो खुद ही जाकर के अपने बेडरूम का दरवाजा बंद कर देती है। और फिर उसके बाद संजना और दीपक नौकर के बीच गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं।
ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को काफी देर तक अंजाम देते हैं। इस काम को तब तक अंजाम दिया जाता है जब तक कि दोनों का मन नहीं भर जाता है, जब तक कि दोनों के मन को खुशी नहीं मिल जाती है। और फिर जैसे इन दोनों का ये सारा गंदा खेल खत्म हो जाता है तो फिर दीपक जो है वो इस कमरे से बाहर निकलता है और फिर जो तरुण होता है वो इस दीपक नाम के लड़के को इसके घर पर जाकर के छोड़ करके आता है। इस तरीके से दोस्तों अब तो आलम ये हो गया था कि हर रात तरुण जो था वो अपने इस नौकर दीपक को अपने घर पर बुलाने लग गया था और फिर अपने ही सामने इस दीपक नौकर को अपनी पत्नी के कमरे में भेज दिया करता था। और फिर दीपक नौकर जो संजना है, ये दोनों मिल करके अपने गलत रिश्ते कायम किया करते थे दोस्तों। और इसी तरीके से लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है और इस पूरे 1 महीने के दौरान दीपक जो था हर दूसरे तीसरे दिन इस तरुण के घर पर आया करता था। तरुण के घर पर आने के बाद संजना के कमरे में चला जाता और उसके साथ वक्त गुजारता था और फिर घर से बाहर निकल जाया करता था। यहाँ तक कि तरुण ने इस लड़के दीपक नौकर को 5 लाख रुपए तक भी दे दिए थे। इतना वक्त गुजर जाने के बाद फिर एक तारीख आती है 5 मार्च 2026 का दिन। सुबह के करीब 8 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और लड़का तरुण जो था वो अपने घर के अंदर बैठा हुआ था और उसी समय तरुण का दोस्त शंकर इसके पास फोन करता है और शंकर तरुण से कहता है कि तरुण, तुझे मेरे साथ मेरे बहन के घर चलना पड़ेगा, वहां हम लोग 2 दिन जाकर के रुकेंगे। और फिर उसी समय तरुण जो होता है वो इस काम के लिए हामी भर देता है और फिर इसके बाद तरुण अपनी पत्नी संजना से कहने लग जाता है कि देखो संजना, मुझे 2 दिनों के लिए अपने दोस्त के साथ बाहर जाना पड़ेगा। शंकर के साथ मैं उसकी बहन के घर पर जाना वाला हूँ और 2 रात 2 दिन में वहीं पर रुकने वाला हूँ। और इस तरह से ये 2-4 बातें कहने के बाद जो अब तरुण होता है वो अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे अपने दोस्त शंकर के घर पर चला जाता है। और फिर इसके बाद शंकर और इसका दोस्त जो तरुण होता है, ये दोनों जो है वो शंकर की बहन के घर पर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही 15 से 20 मिनट का वक्त गुजर जाता है तो फिर उसी समय अब जो दीपक नौकर होता है वो संजना के घर पर आ जाता है। दूसरी तरफ संजना का ससुर जो था वो भी घर पर आ चुका होता है। नागेश अपने नौकर दीपक से कहने लग जाता है कि चलो दीपक, अब खेत में चलते हैं। और फिर इसके बाद नागेश जो है वो अपने नौकर को लेकर के खेत में चला जाता है और फिर खेत में जाने के बाद ये दोनों जो है वो खेत में अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों बीते हुए 1 महीने के अंदर जो संजना होती है वो अब अपने नौकर दीपक के साथ प्यार में बिल्कुल ही उसके लिए पागल हो चुकी थी। वो सचमुच में ही अपने नौकर दीपक से प्यार कर बैठती है और जो संजना होती है वो अब अपने मन में ये सोचने लग जाती है कि उसका पति तो वैसे भी 2 दिन के लिए बाहर गया है, तो क्यों ना दिन के ही समय अपने नौकर को अपने घर पर बुला लिया जाए। और फिर इसके बाद जो संजना होती है वो अपने नौकर दीपक के पास फोन करती है और दीपक से कहती है कि दीपक, तुम इसी समय मेरे घर पर आओ, मैं इस वक्त घर में बिल्कुल अकेली हूँ और फिर मुझे अपना अकेलापन जो है वो तुम्हारे साथ मिलकर के दूर करना है। अब जैसे ही ये बात नौकर से कही जाती है तो जो नौकर होता है दोस्तों वो अपने मालिक नागेश से कहने लगता है कि मालिक, मुझे कुछ अर्जेंट काम से गांव में जाना है, मेरी माँ की तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब हो गई है, तो मुझे उसे दवाइयाँ दिलवानी है। नागेश कहने लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही जाकर के गांव में छोड़ देता हूँ। लेकिन जो लड़का दीपक होता है दोस्तों वो तभी कहने लगता है कि नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आप मत जाइए। और फिर इसके बाद जो दीपक होता है वो उसी समय खेत से बाहर निकलता है और फिर पैदल यात्रा करके वो गांव में पहुंच जाता है। वो अपने घर पर नहीं जाता है बल्कि जो दीपक नौकर होता है दोस्तों वो संजना के घर के दरवाजे पर जाकर के दस्तक देता है और फिर इसके बाद जो संजना होती है वो अपने घर का दरवाजा खोल देती है। संजना जो है हंसते मुस्कुराते हुए अपने नौकर दीपक को लेकर के कमरे के अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर के इस गलत काम को अंजाम देते रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी दोस्तों कि ये दोनों ही नहीं जानते थे कि आज इन दोनों के साथ क्या होने वाला था। इस तरीके से 10 मिनट का वक्त गुजर पाता है और उसी समय जो संजना का ससुर होता है जिसका नाम नागेश होता है वो अपने घर पर लौट करके आ जाता है। नागेश देखता है कि घर का दरवाजा जो है वो अंदर से बंद है। नागेश अपनी बहू को आवाज लगाना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद दोस्तों जो बहू संजना होती है वो घबराते हुए अपने कमरे से बाहर निकलती है और फिर इसके बाद वो अपने घर का मुख्य दरवाजा जाकर के खोलती है। संजना के चेहरे पर पसीना था, काफी ज्यादा वो घबराई हुई लग रही थी। अब संजना जो है वो अपने ससुर नागेश से कहने लगती है कि पिताजी क्या बात हो गई है। तो अभी नागेश कहने लग जाता है कि मैं तो घर पर अपना पर्स ही भूल कर गया था, मोबाइल भी भूल करके चला गया हूँ और मैं वही लेने के लिए आया हूँ। और उसी समय दोस्तों जो संजना होती है वो अपने ससुर से कहने लगती है कि मैं आपको ला करके दे देती हूँ। तभी ससुर कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर के ले लेता हूँ। और फिर ससुर जो है वो उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही कमरे में जाता है तो फिर उसकी होश उड़ करके रह जाते हैं। ससुर देखता है कि घर के अंदर दीपक नौकर था और दीपक जो था वो उस वक्त उसे देख करके नागेश जो है वो तुरंत अंदाजा लगा लेता है कि दीपक और उसकी बहू जो थे वो गलत काम कर रहे थे। वहां पर नागेश को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर नागेश जो है वो उसी समय अपनी नौकर की पिटाई करना शुरू कर देता है। जैसे ही दीपक की पिटाई की जाती है तो फिर दीपक अपने मालिक से कहने लगता है कि देखिए साहब, इस काम के लिए मुझे 5 लाख रुपए दिए गए हैं और 5 लाख रुपए आपके ही बेटे तरुण ने ही मुझे दिए हैं। लेकिन जो नागेश था वो इसके किसी भी बात को विश्वास नहीं करता है।
नागेश को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और नागेश उसी समय अपने घर के अंदर पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और कुल्हाड़ी उठाने के बाद वो अपने नौकर दीपक के सिर में 3-4 कुल्हाड़ी मार देता है, जिसकी वजह से दोस्तों दीपक नौकर जो था वो उसी समय नीचे गिर जाता है और फिर वो मौके पर ही अपना दम तोड़ देता है। लेकिन जो नागेश था वो यहीं पर नहीं रुकने वाला था। नागेश अपनी बहू संजना के पास जाता है और उसके भी सिर में 3-4 बार वो कुल्हाड़ियों से वार कर देता है, जिसकी वजह से इसकी बहू मौके पर ही दम तोड़ देती है। और फिर वहां पर जो पड़ोसी होते हैं वो जन भी आ जाते हैं। पड़ोसी जन देखते हैं कि नागेश ने अपनी बहू का भी कत्ल कर दिया था और अपने नौकर दीपक का भी कत्ल कर दिया था। पड़ोसी जन जो है वो उसी समय नजदीकी पुलिस स्टेशन में फोन कॉल करते हैं और तकरीबन आधे 1 घंटे के अंदर घटनास्थल पर पुलिस पहुंच जाती है और फिर पुलिस जो है इसके बाद इन दोनों का शव अपने कब्जे में लेती है और फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। नागेश को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद नागेश को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और फिर नागेश जो है वो अपनी पूरी कहानी पुलिस के सामने बयां कर देता है। और फिर जैसे ही नागेश अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो फिर पुलिस जो है वो नागेश के खिलाफ चार्जशीट दायर कर लेती है। अब चार्जशीट दायर करने के बाद नागेश को जेल में डाल दिया गया है। लेकिन अब यह बात भविष्य के घर में छिपी है कि जज साहब नागेश को क्या सजा सुनाने वाले हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान नागेश ने अपने नौकर दीपक और अपनी बहू संजना के साथ जो किया, क्या वो सही था या गलत था, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी दोस्तों किसी और नई घटनाक्रम के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और हाँ दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना है, आपको जागरूक करना है।